हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर है 10th और चैप्टर का नाम है वृत्त। इसमें दो प्रश्नावलियां हैं। आज की इस क्लास में दोनों प्रश्नावलियों को मैं एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाला हूं और हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। ये हो गया वृत्त। अब पूछा जा रहा है इस पे कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। तो हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कितनी खींच सकते हैं। जैसे ये हो गया वृत्त, तो जो इस पर सट करके इस तरह से जा रही है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर। अब दूसरा हम लोग खींचना चाहें तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये भी स्पर्श करती हुई जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ये भी स्पर्श करती जा सकती है। इसके बगल में खींचिए, इधर से भी स्पर्श करती हुई जा सकती है। मतलब मिला जुला करके बहुत सारी खींच सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना? अनंत। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुविकल्पी में आ सकता है। इसके बाद में रिक्त स्थान है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो खाली जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या भरे जाएंगे? जैसे कह रहा है इसमें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करती है? तो आप लोग कहेंगे एक। ठीक है, कितने? एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, तो यहाँ पर एक फिल कर दीजिएगा। इसी प्रकार कह रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर रेखाएं होती हैं? दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर वृत्त बनाया गया है, ठीक है, तो मैं इसको गायब करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, किस तरह से समझ सकते हैं ये सारी चीजें। शायद नहीं हो पाएगा क्या? चलो दूसरा ही बना लेते हैं हम लोग। थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर खींचा एक वृत्त, ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब इस पे कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसे मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी समांतर रेखाएं हो जाएगी। और नीचे से भी यहाँ से खींच रहा हूँ, क्या हो रहा है? ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, स्पर्श करती हुई समांतर रेखा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर जो और कहीं खींचना चाहें तो हम लोग इस तरह नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कह जा सकते हैं हम लोग, एक वृत्त की जो समांतर रेखाएं होंगी दो होंगी। ठीक है, अगर जो आप लोग समझ पाए होंगे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? दो। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। जैसे वृत्त हो गया ये, ठीक है, और ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, अब ये हो गया दो क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यह है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी होगी? आपको ये बताना। तो इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये हो गया वृत्त। ठीक है, अब एक इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हो गया एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कितनी है? PQ। तो स्पर्श रेखा खींच लीजिए, कितना? PQ, और स्पर्श बिंदु क्या है? P है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? PQ, और स्पर्श बिंदु का जो नाम दिया गया है क्या है? ये हो जाएगा P, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। ओके, और इसका केंद्र जो है कितना है? O है। ठीक है, O बना लीजिए यहाँ पर। अगर जो बात की जाए केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। और इसकी लेंथ कितनी दी गई? त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। और पी क्यू की जो लेंथ दी गई है वही हमें निकालना है। ठीक है, पी और क्यू ये वाली लेंथ निकालनी है, और ओ क्यू
बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो ओ यहाँ पर ये केंद्र वाला ओ है, इसको भी मिला दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये मिल चुका है। हमें करना क्या है, ये वाली लेंथ जो दी गई है 12 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है इतना। ओके, अब आगे के स्टेप में पी क्यू की लेंथ निकाल लो। अगर जो आप लोग परे में पढ़े हैं तो बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला एंगल है कितना 90 डिग्री का बनेगा ना, कितने 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, ओ क्यू कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आगे सबकी वैल्यू रख लो। जैसे ओ क्यू कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर रखेंगे हम लोग। एमसीक्यू में है तो आराम से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी की लेंथ कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है, यहाँ पर देखिए लिखा गया पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, इससे कर ही लेगा 14, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है, पी क्यू के बराबर चल रहा है, पी क्यू स्क्वायर के बराबर चल रहा है। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 119 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, और इसको भी सॉल्व करो। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक वृत्त, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की लंबाई बतानी है आपको। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं हम लोग। ये हो गया वृत्त। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इसका कोई एक क्यू बिंदु है, तो मान लेते हैं क्यू बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा खींच लो एक, क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा हमने, और इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा, और ये वाली लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है क्यू का केंद्र, केंद्र यहाँ पर हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ से केंद्र तक की जो दूरी दे रही कितना, 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मिलाएंगे यहाँ तक हम लोग, और ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें त्रिज्या की लेंथ निकालनी है, तो इसको भी यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया ये। हमें ये वाली लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। केंद्र क्या होता है, ओ होता है, ओ लिख लीजिए। यहाँ पर इसका कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, जो भी मन करे, क्या लिख दें, पी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना है क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब यानी कि ओपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया 25, तो कर लीजिए 25 का स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 आम 625 हो जाएगा, और 24 आम कितना होता है, 576 हो जाएगा। घटाइए जल्दी से, बताइए, देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 15, और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 11 में से अगर जो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 49 आ रहा ओपी स्क्वायर की वैल्यू। तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, ओपी बराबर 7 हो जाएगा, कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कौन सा जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए इधर वाले जो क्वेश्चन थे, जो ये था ये पिछले प्रश्नावली का था, और ये कौन सा है 10.2 वाले प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, मैंने शुरुआत में बताना था लेकिन से याद नहीं पड़ा मुझे, ये पहला क्वेश्चन था उसका। अब प्रश्नावली 10.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको भी आराम से समझिए आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, आकृति जो दी गई है 10.11, यहाँ पर दी गई है आकृति टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल कितना होगा यही आपको बताना है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक ये 110 डिग्री ये दिया गया आप लोग को। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है ये से मान लेते हैं हम लोग। अगर जो ध्यान से देखो तो एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू है तो डायरेक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 19 प्लस कितना हो जाएगा 110 और फिर से प्लस कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। मैंने इसको जोड़ा इसको और 360 के बराबर में कर दिया, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। जोड़ लीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x, यहाँ से जोड़ेंगे 9 9 18 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। कहने का मतलब तो 180 में क्या करिए 110 जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 1 9 और कितना हो जाएगा 2, यानी कि 290 बराबर कितना आएगा 360 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 290, ठीक है, सही है ना सब कुछ। 9 दूना 18 और कितना हो जाएगा, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये 0 और इससे कर ही लेगा 16 और 16 में से अगर जो हम लोग 9 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 70 डिग्री x की वैल्यू आएगी। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये था आप लोग के लिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डायग्राम इस बार नहीं दिया गया है, तो डायग्राम सबसे पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कह रहा है इसमें, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB परस्पर स्पर्श रेखाएं परस्पर, दो बार परस्पर हो गया, 80 डिग्री पर झुकी हैं, तो POA बराबर है PAO की वैल्यू कितनी होगी यही आपको बताना है। तो इसका फिगर मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ये हो गया वृत्त और इसका केंद्र कितना हो गया O गया। अब इसका कोई एक बिंदु P है, मान लेते हैं P कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखा खींच लीजिए और बना लीजिए जल्दी से। ये P था तो यहाँ तक मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा हो जाएगा और दूसरी स्पर्श रेखा मैं यहाँ से खींच दे रहा हूँ इसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम दे दो A और इसका नाम क्या दे दो B दे दो। ये PA और B स्पर्श रेखा होंगी, इनके बीच जो झुकाव कितना है 80 डिग्री का है, ठीक है। कौन सा, ये वाला जो झुकाव है कितना है 80 डिग्री है। हमें क्या करना है, एक मिनट रुकिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हैं, तो PO A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मिलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे, यहाँ से इसको मैंने मिलाया और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। अगर जो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये कितना था 80 था, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, लंब होने के कारण 90 डिग्री होता है, 90 अंश का होता है, ये कितना होता है 90, और ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 होता है ना, तो 180 में ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 40 और प्लस में कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 180। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और एक कितना हो जाएगा 10, यानी कि 130 हो जाएगा इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस में 130, जब घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 8 होता है ना, यानी कि 50 आ जाएगा। इसका कौन सा, पहला ऑप्शन फिर से सही आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये भी बहुविकल्पीय था, तो इसको मैंने बहुत ही आसान वे में बहुत ही छोटे तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है, उसके व्यास के सिर पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो समांतर हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना करके इसको समझेंगे। जैसे ये हो गया वृत्त, इसका व्यास बना लो, ये हो गया इसका व्यास, और व्यास के सिरे कौन से हैं? एक सिरा तो ये है, दूसरा सिरा ये है। यहाँ पर क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा मैं इधर खींच दे रहा हूँ, ठीक है। इनका नाम लिख दो। जैसे मैं बीच में मान ले रहा हूँ यहाँ पर केंद्र ओ है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है। इसका नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ पी है और यहाँ पर क्या है? क्यू है। स्पर्श रेखा का नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। ये हो गया सी और डी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है। वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। स्पर्श बिंदु कौन से हैं? पी और क्यू। स्पर्श रेखा ए बी और सी डी का जो स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी और क्यू है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें लिखनी है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया दिया है वो वृत्त का केंद्र है और इसकी स्पर्श रेखा कौन सी है? ए बी और सी डी के जो स्पर्श बिंदु कौन से? पी और क्यू है, ठीक है। तो मैंने इनको लिख दिया। सिद्ध क्या करना है? ए बी समांतर सी डी, तो इसको भी मैंने लिख दिया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रहने दो इसको। देखिए 9th में मैंने आपको एक परिमेय पढ़ाया था, अगर जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर जो दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से हैं, ठीक है, स्पर्श नहीं समांतर रेखाएं, सॉरी, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर जो इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, ये दोनों क्या है? समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये परिमेय हम लोग 9th में पढ़े हैं, उसी परिमेय का हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। देखिए अगर जो ये समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, लेकिन से अगर जो मैं दो रेखाएं ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, रेंडमली, मुझे नहीं मालूम कि समांतर है कि नहीं, अगर जो इसके एकांतर कोण, ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। अगर जो एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या समांतर हो जाएंगी कि नहीं? आप लोग ये मुझे बताएंगे। हो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल सही। आप लोग कहेंगे कि अगर जो एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर ही होंगी। तो यहाँ पर जो दिया गया था उसको मैंने लिख दिया है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर जो हम लोग परिमेय को ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा कि जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, ये क्या होती है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये और ये इस पे लंब हो जाएंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं हम लोग? लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लंब होती है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग? जो ओ पी है, ओ पी, ये लंब हो जाएगा किस पे? जो दिया गया है यहाँ पर ए बी पे, ए बी पे लंब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जो ये लंब है तो क्या कह सकते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? आप लोग बताइए मुझे। अगर जो लंब है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? एंगल ए पी ओ बराबर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। इसको मान लीजिए पहला समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिख लेना इसी प्रकार, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ले लो ओ क्यों, ये लंब किस पे हो जाएगा? ओ क्यों लंब हो जाएगा सी डी पे, ठीक है। अगर जो लंब है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं ये वाला 90 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल ओ क्यों डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लो दूसरा समीकरण।
इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमें दिखाना है ये दोनों एकांतर कोण अगर जो बराबर आ गए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से अगर जो सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख क्या सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ओ क्यू डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगले लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, सिंपल सा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एकांतर कोण कौन कौन से हैं, ए पी ओ इक्वल टू किसके है, ओ क्यू डी के। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला लाइन, एकांतर कोण ये जो दिया गया है बराबर है, इसलिए रेखा ए बी समांतर होगा किसके, सी डी। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। रेखा मत लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, इसलिए समांतर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी एकदम इसको बाकायदे लिख लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग बैठा करके एकदम अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको और चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पर, मान लेते हैं ये वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र ओ यहाँ पर है। ठीक है, केंद्र हो गया ये, और यहाँ पर मान लो स्पर्श बिंदु है। ठीक है, यहीं पर स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से पहले खींच लेते हैं। स्पर्श कहाँ पर किया है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला स्पर्श बिंदु जो होगा ये यहीं केंद्र से होकर ही जाएगा और कहीं दूसरी जगह से नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या करना है, हमें सिद्ध करना। मैं इसको थोड़ा सा सही बना दे रहा हूँ ताकि लगे कि हाँ लंबा है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, क्या मान लेते हैं, ये इसका केंद्र ओ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये इससे होकर जा रहा है। अगर जो क्या हुआ, ये इस पे लंब हमने सिद्ध कर दिया कि ये इस पे लंब है। ठीक है, तो आप लोग मान लेंगे कि केंद्र से ही होकर जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्पर्श रेखा का नाम दे दो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, और ये क्या स्पर्श बिंदु है, इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग पी है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग विरोधाभास कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे कि हम लोग दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, लिखना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, आपको ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसने मैंने लिख दिया। अब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी का स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी इस तरह से, और नहीं लिखेंगे ठीक है तो आपका नंबर भी कट सकता है। ठीक है, दिया है लिखिए, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, इसको भी इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे लोग। ओके, अब आगे हम लोग लिखेंगे सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करना है कि ये रेखा जो है इसके केंद्र से होकर जा रही है, या फिर क्या कहेंगे आप लोग, ओपी लंब है ए बी पे। ठीक है, क्या करना है, ओपी लंब है सिद्ध करना है ए बी पे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में करना है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ये तो काम जो दिया गया था वो सिद्ध करना था, उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा इसमें रचना कर ले रहे हैं। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे, जो वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ओ डैश है। ठीक है, और इसको हम लोग डॉटेड करके मिला दे रहे हैं, रचना वाली लाइन को डॉटेड मिलाएंगे ही हम लोग। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मिला दी। ठीक है, तो रचना भी नीचे लिख देंगे हम लोग, रचना। रचना में आप लोग क्या लिखेंगे, वृत्त के अंदर केंद्र के अतिरिक्त कोई एक बिंदु ओ डैश है। ठीक है, वृत्त के अंदर ओ के अतिरिक्त एक बिंदु ओ डैश है। ठीक है, ये मैंने रचना में कर दिया। ठीक है, रचना वाली लाइन को भी मैं नीचे लेकर रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा आपको। दिख रहा होगा क्लियर एकदम अच्छे तरीके से। हाँ ठीक है, अब ये रचना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना मान लेते हैं हम लोग, जो ये बिंदु दिया गया है ये इसके केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से होकर जा रहा है तो इस पे लंब हो जाएगा। ठीक है, माना ओ डैश बिंदु वृत्त के अंदर, एक मिनट रुकिए, माना पी लिखे यहाँ पर, माना पी बिंदु, ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु ओ से होकर जा रहा है, ओ डैश से होकर जा रहा है। देखिए ये क्या है, स्पर्श बिंदु है ना। अगर जो ये क्या हो रहा है, इससे होकर जाएगा, स्पर्श बिंदु से जा होकर जाने वाली जो पॉइंट होगी वो क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ओ डैश पी होगा लंब हो जाएगा ए बी पे ना, ओ डैश पी लंब हो जाएगा ए बी पे। तो लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, ओ डैश पी लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक है, अगर जो लंब है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा। अगर जो यहाँ पर ये इस पे लंब आ रहा तो यहाँ पर 90 डिग्री का इतना एंगल बनेगा। तो मैंने इसको इतना लिख दिया और मान लेंगे पहला समीकरण। और हम लोग परिमेय से क्या जानते हैं कि जो केंद्र है वृत्त का, ठीक है, और स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा वाली स्पर्श बिंदु को क्या करते हैं, ये लंब रहते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे परिमेय से, परिमेय से, परिमेय का मन करेगा नाम लिख दीजिएगा या डायरेक्ट लिख दीजिएगा। परिमेय से ओपी लंब होगा किस पे, ए बी पे। ठीक है, अगर जो लंब है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ पी बी, ओ पी बी, ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लो दूसरा समीकरण। और समीकरण एक और दो से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं। ठीक है, दूसरा दिख रहा होगा, समीकरण एक और दो से देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री आपस में बराबर होंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा एंगल, यहाँ पर एंगल का साइन भी बना लीजिएगा आप लोग, एंगल ओ डैश पी बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ओ पी बी के।
अब ध्यान से देखो आप लोग और बताओ, ये वाला एंगल जो दिया गया है ओ पी बी, इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है, ऐसा संभव है? आप लोग बताइए। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के कभी बराबर हो सकता है? कब बराबर होगा? अगर जो ये वाली लाइन क्या हो, इसी लाइन पे, मतलब ये वाला बिंदु अगर जो इसी बिंदु पे होगा तो ये रेखा क्या होगी, इस रेखा पर आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये बराबर आएगा। लेकिन से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये दोनों एक ही कोण दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, जो ओ डैश बिंदु है ये क्या होगा, ओ वाला बिंदु ही है, ठीक है, और जो ये ओ वाला बिंदु ही है तो क्या हो जाएगा, इस पे लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ओ डैश वृत्त का केंद्र ओ ही है, ठीक है, मतलब इससे क्या सिद्ध होगा कि ओ डैश जो है वृत्त का जो केंद्र है ओ ही है, ठीक है। अब अगर जो ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर मैंने सिद्ध कर दिया, तो ओपी लंब हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे ओपी लंब है किस पे, ए बी पे। तो इतना ही करना था, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। लैंग्वेज को आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से और मैनेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने माना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसका क्या करना है। देखिए क्वेश्चन एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा जब तक नहीं समझ में आएगा। एक वृत्त बना लो, ठीक है, वृत्त मैंने बना लिया, ये हो गया, इसका केंद्र यहाँ पर मान ले रहे हैं, ठीक है, केंद्र क्या होगा, ओ होगा। एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर दूर कर दो केंद्र से इसको, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई केंद्र की, और ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। चलो मैंने इसको लिख दिया। वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो स्पर्श रेखा खींच लो यहाँ से, ये बाहर बिंदु दिया गया है, इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, कहीं यहाँ पर जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या कहाँ से मिलेगा, इनको यहाँ से मिला लो, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर मिलाने पर क्या होगा, स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका नाम भी दे दो ओ, क्या यहाँ पर लिख लो, बी लिख लो अपने मन से, ठीक है। अब अगर जो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय में ये दिया गया है कर्ण, ये दिया गया है लंब, आधार हमें निकालना है, ठीक है, तो आधार आराम से निकाल सकते हैं। तो मन करेगा लिख दीजिएगा, क्योंकि एक बार लिखो दिया क्या गया है, ठीक है, उसके बाद में ज्ञात करना है, उसके बाद में हम लोग आगे करेंगे। देखो दिया है ए बी बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, और ए ओ या ओ ए बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करने में क्या, ओ बी की लेंथ हमें निकालनी है, जो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, त्रिज्या पर लंब होता है, ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं। अतः क्या हो जाएगा, एंगल जो दिया गया है ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री,
तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी ओ में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी क्या है, आधार है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, खंड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। खंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। मन करेगा आप लोग ऊपर फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खंड स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर होता है, प्लस में आधार स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो आधार निकालना है तो आधार को रोक कर रखिए, लंब को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण में से घट जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है। ओके, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, माइनस में ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों पर रूट लेंगे, ठीक है, तो रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 त्रिका 9 होता है ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया है, ये ऐसा आप लोग यहाँ पर मन करेगा तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओबी की लेंथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर देंगे। बाकी इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ इधर। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना हो तो। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज कर लेता है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हो। डायग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, इसमें किस तरह से है। सबसे पहले ये हो गया एक वृत्त, ठीक है, और संकेंद्रीय वृत्त बनाना है, मतलब दो वृत्त बनाना, एक छोटा सा होगा एक बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ दोनों को। कुछ इस तरह से ये हो गया संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब क्या होगा, इनका केंद्र एक ही होगा, ठीक है, बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त का, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्याएं कितना है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम दे दो ओ, और यहाँ पर लिख दो कितना, ए लिख दो। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं इधर कहीं पर है, ठीक है, बाद में अभी हम लोग चेंज कर लेंगे डायग्राम जैसा जरूरत होगा। ये कितना, 3 सेंटीमीटर है। और क्या है, बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। छोटा वृत्त कौन सा है, ये है, और इसकी स्पर्श रेखा खींचना हो तो हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं, इस तरह से स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्पर्श रेखा। अब हमें क्या करना है, इसी स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है छोटे वाले वृत्त के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। और अगर जो बात की जाए बड़े वाले वृत्त की, तो क्या है, जीवा है, इसकी लेंथ कितनी होगी आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें ये वाली त्रिज्या जो दी गई है, अगर जो यहाँ पर लेकर आए तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, ठीक है, छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या ही होगी ये, ठीक है। मैं इस वाली त्रिज्या को फिर हटा दे रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है। नामकरण कर दो, इसका ए है तो यहाँ पर लिख लो बी, और यहाँ पर क्या कर दो, मान लेते हैं सी है। हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, और यहाँ पर
डायग्राम में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी क्या है, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, और बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है एक बार लिख देंगे हम लोग, दिया है दिया क्या गया है, ओ ए बराबर या ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ओ सी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, दोनों एक ही बात है, कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है हमें, ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कर दे रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही स्टेटमेंट फिर से चला आएगा। ठीक है, जो शुरुआत से ही चला आ रहा है। क्या स्टेटमेंट है हम लोग का, कि जो स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। लंब होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। एसी की लेंथ कितनी होगी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी में क्या है, एंगल जो दिया गया है सी, या फिर लिख सकते हैं ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री है। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, आधार फिर से निकालना है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी की लेंथ निकालनी है तो इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी यहाँ पर ए ओ कितना दिया गया है, 5 है ना, तो यहाँ पर लिख लो 5 और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस ये कितना है, ओ सी 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 16। और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अगर जो ए सी बराबर पूछा जाएगा तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे तो इस तरह से ये 4 निकल आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर आई। मैं दूसरे कलर से दिखाऊँ तो आप लोग को शायद क्लियर दिखेगा। ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना आया, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग बी सी निकालेंगे। ठीक है, बी सी निकालने के लिए क्या करिए, थोड़ा सा और एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ओ को बी से मिला लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर खींचिए एक लाइन। लिखेंगे हम लोग क्या, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है, ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या हो जाएगा, ये दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ निकालेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ओबीसी में कितना हो जाएगा, बीसी की जो लेंथ आएगी ये कितना आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी डायमेंशन सेम सेम है, कर्ण वही है 5 सेंटीमीटर, लंब वही 3 सेंटीमीटर है, तो आधार कितना आया, 4। तो पिछली बार इस बार भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ए बी की लेंथ। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए और बी यहाँ तक है ना, तो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। ए सी प्लस में कितना हो जाएगा, सी बी लिखो या बी सी लिखो। तो ए बी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ए सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर आई है और बी सी की लेंथ कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 जब जोड़ेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था मैंने करा दिया। बाकी आप लोग लिखना होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, जैसे लिख देंगे ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं कटने वाला। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर जो करना हो तो। अब देखिए यहाँ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जिसका कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इधर कितना था, 7 नंबर था ना? हाँ 7 नंबर था, ये 8 नंबर है। इसमें करना क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, आकृति इसका दिया गया है। सिद्ध क्या करना, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही रूल लगाएंगे जो प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसके बाहर कोई एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी बिंदु इस तरह से दिया गया है, जिसका नाम कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, अगर जो क्या करें, इसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, एक इधर जा रहा है स्पर्श रेखा, और दूसरी वाली स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच रहे हैं, तो स्पर्श रेखा कहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, और ये, ठीक है, ये वाली लेंथ जो दी गई है इस वाले लेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस है, ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो सबसे पहले सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हल जब स्टार्ट करिएगा तो अपनी, ये तो क्वेश्चन में रहेगा लेकिन से आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कितना, ए डी और प्लस में कितना, बी सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ऐसा लिखेगा, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग चित्र में क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से देखते जाइएगा। हाँ, आप लोग को ये क्वेश्चन अगर जो अच्छे से समझना और सिद्ध करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से, आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे, सिद्ध जो करना उसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ए बी लाना है, तो ए बी कहाँ पर दिया गया है, ये है, और यहाँ पर दिया गया है बी दिया गया है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या कह सकते हैं, बाह्य बिंदु ए है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी और ए एस बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ये बाह्य बिंदु है ए, और यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर किसके आएगा, ए एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो पहला समीकरण। अब ए बी हमें लाना है, तो ए बी लाने के लिए ए पी में हम लोग क्या जोड़ दें, बी पी जोड़ देना। तो इस बार क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी पी बराबर किसके हो जाएगा, किसके बराबर होगा, यहाँ पर दिया गया है बी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगी। तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी क्यू। ठीक है, इसको मान लो दूसरा समीकरण। अब इसके बाद में लाना हमें सी डी लाना, सी डी कहाँ देख लो, सी डी इधर दिया गया है। ठीक है, सी डी यहाँ पर दिया गया है, यही है ना। तो सी डी कैसे आ सकता है, अगर जो हम लोग क्या करें, ये वाला पॉइंट ले लें। ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के क्या करें, सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए सी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डी लिखा गया, ये तो बी है। ठीक है, सी डी मतलब ये वाली लाइन लेनी है। ये कैसे आ सकता है, अगर जो ये वाला पॉइंट लेकर सॉल्व कर रहे हैं, सी आर, और क्या ले सकते हैं हम लोग, डी आर लेंगे। तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर सी पॉइंट लेकर अगर जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग कौन सा, तीसरा समीकरण। इसके बाद डी वाला पॉइंट ले लो। ठीक है, तो इसके सापेक्ष क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं
डी आर, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा ये, कितना हो जाएगा यहाँ से डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एस के। ठीक है, इसको मान लो कौन सा चौथा समीकरण। अगर जो यही चीज आगे पीछे कर देंगे तो आंसर लाने में दिक्कत होगी। अब इन चारों समीकरण को क्या करो, आपस में जोड़ लो, उसके बाद में आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, एक मिनट रुकेंगे बस आप लोग। ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, चारों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, समीकरण 1 + 2 प्लस में 3 और प्लस में कौन सा हो जाएगा 4। ठीक है, चारों को जोड़ेंगे किस तरह से, मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये वाली लाइन हटा दो किसी काम का नहीं, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। अब चारों को जोड़ेंगे किस तरह से, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे लेफ्ट साइड वाला एक बार जुड़ेगा, राइट साइड वाला एक बार जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ए पी प्लस में कितना हो जाएगा बी पी प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से सी आर और प्लस में कितना हो जाएगा डी आर इक्वल टू, इधर वाला जोड़ लो सबको एक साथ में, तो कितना हो जाएगा ए एस प्लस में बी क्यू। ठीक है, ए एस प्लस बी क्यू और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा सी क्यू और कितना हो जाएगा डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये चारों इस तरह से जोड़ना होगा। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ, एक ही लाइन में आ जाए ताकि ऊपर जगह छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चारों को मैंने जोड़ा तो इस तरह से ये आ गए हैं। अब देखो चित्र से क्या कर सकते हैं, जैसे ए पी प्लस बी पी कहाँ दिया गया ए पी और प्लस में बी पी, इसको ए बी लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए पी प्लस में सी आर प्लस डी आर कहाँ दिख रहा है सी आर ये हो जाएगा और प्लस में डी आर ये हो जाएगा, इसको डी सी लिख सकते हैं या सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखना होगा लिख दीजिएगा। इन सब का काम खत्म हो गया। अब ए एस कहीं दिख रहा है ए एस, ठीक है, इसके साथ में क्या मिलना चाहिए हमें डी एस मिलना चाहिए, तो ए एस यहाँ पर दिख रहा है और डी एस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा ये मिल जाएगा ए डी मिल जाएगा। प्लस में अगर जो हम लोग बी क्यू और सी क्यू को जोड़ते हैं, बी क्यू यहाँ पर दिया गया है और सी क्यू यहाँ पर दिया गया है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें बी सी मिल जाएगा। तो देखिए क्या उसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बी सी डी हो गया, ए डी हो गया और बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना है कि क्या पहले लिखना है क्या बाद लिखना है, और ये कौन डिसाइड करेगा, शुरुआत में जो दिया गया है ये। ठीक है, कोई बताता नहीं है। ठीक है, लेकिन से सिद्ध करा देते हैं सब लोग, तो मैंने सोचा आपको ये बताऊं कि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि मैंने बहुत बार गलतियां की है, आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही होता है कि जो मर्जी वो पॉइंट लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पॉइंट उठाएंगे। जैसे पहला पॉइंट मैंने इसको उठाया, ठीक है, उसके अंदर दूसरा पॉइंट ये, तीसरा मैंने ये उठाया, चौथा ये उठाया, और इनमें विशेष ध्यान दिया है कि ये अगर जो ए पॉइंट उठा रहा हूँ तो ये क्या होगा लेफ्ट साइड में आएगा, तो बीपी जो दिया गया है ये भी लेफ्ट साइड में ही मैं लिखूंगा। ठीक है, अगर जो इसको इधर उधर करता है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है आगे और सॉल्व करने में आंसर नहीं ला पाते हम लोग। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना ही पड़ेगा। देखो फिर इस क्वेश्चन को और इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। नवा क्वेश्चन है, आकृति 10.13 में यहाँ पर इसका आकृति बनाया गया। ठीक है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई को केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये समांतर हैं और स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, कहाँ एक यहाँ पर स्पर्श बिंदु सी दिया गया है, इस पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा प्रतिच्छेद ये वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट का हो रहा है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन जो स्पर्श रेखा सी पर स्पर्श बिंदु कर रहा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना हमें ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा रचना इसमें कर लेना है। ठीक है, रचना में क्या करिए, ओ को सी से मिला लो। ठीक है, ओ को क्या करो सी से मिला लो, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, कि ये रचना अलग से किया गया है, बस एक सेकंड वेट करेंगे आप लोग। ठीक,
यहाँ से मैंने इसको मिला लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे रचना। सबसे पहले लिख लीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। और रचना में हमने क्या किया है? रचना में O को C से मिलाया। ठीक है, क्या लिखेंगे? मिलाया। या फिर आप लोग इस स्टेंट जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु C से मिलाया। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग लंबा करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम लोग सर्वांगसम का नियम और क्वेश्चन को थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसका मैं कुछ नामकरण करके क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बार बार नंबरिंग यादें ना करनी पड़े। जैसे यहाँ पर एक एंगल दिया गया है, इसका नाम दे दो एंगल 1। ठीक है, इसको दे दो 2। इसका नाम दे दो कितना? 3। और इसका नाम दे दो 4। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर जो नहीं लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा POA। ठीक है, AOC, इस तरह से लिखना पड़ता तो थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग थोड़ा आसान से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करो? 2 त्रिभुज ले लो, एक बार ये वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करो सबसे पहले। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल नहीं लिखो, त्रिभुज POA और कौन सा? OCA में, त्रिभुज OCA में POA और कौन सा है? OCA। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं। इनको सर्वांगसम दिखाना है, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए तीनों साइड को या तो इक्वल कर दीजिए, जो भी नियम लग रहा है आप लोग को लगा लीजिए और इनको बराबर करके दिखाइए। तो पहला क्या कर सकते हैं हम लोग? OP बराबर किसके हो जाएगा? OC के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या कह सकते हैं? AO उभयनिष्ठ है। OA इक्वल टू OA, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ठीक है, ओके, उभयनिष्ठ हो गया। और इसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जो दिया गया है AP बराबर AC, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC। AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। स्पर्श रेखा है। ठीक है, या फिर लिख दीजिएगा परिमित से, सबसे अच्छा रहेगा। क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पर लिख दीजिए परिमित से। परिमित से हम लोग क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं। ठीक है, वाय बिंदु से अगर जो एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है, एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो वो दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब तीनों बराबर अगर जो आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? OCA। ठीक है, इसको मैंने सर्वांगसम दिखा दिया। अगर जो सर्वांगसम हो गए तो CP CT से क्या कर सकते हैं? इनके संगत जो कोण दिए गए हैं उनको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कैसे सर्वांगसम हुआ है, एक बार इसको भी लिख दीजिएगा। ये सर्वांगसम हुआ है यस यस यस। ठीक है, मतलब तीनों आपस में बराबर आए थे। ठीक है, साइड 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 इक्वल आ रहे थे। ठीक है, आगे अगर जो ये बराबर हैं तो CP CT से क्या लिख सकते हैं? CPC से एक एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 2 के। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिख देंगे? त्रिभुज जो दिया गया है यहाँ पर OCB और
ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। इनको बराबर कर लीजिए, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। और हम लोग जानते हैं एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो लिखेंगे क्या, एंगल 1, ऐसे लिखिए, चूंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग का योग ये कितना होता है, योग 180 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी, एंगल 4 इक्वल टू 180। अब देखो हमें क्या लाना है, 2 और 3 को बचाना है, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओ ए ओ बी मिलेगा, ठीक है। तो 2 और 3 को रोक कर रखिए, बाकी इन दोनों को क्या करिए और सबको हटा लीजिए। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है ना। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा 2, 3 को बचा कर रखना, 3 को ऐसे रहने दो। और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एंगल 3 और इसके बराबर में 180, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर यहाँ से अगर जो इनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 2 यहाँ से कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा एंगल 2 प्लस कितना हो जाएगा, एंगल 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर सॉल्व करें हम लोग इसको, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यहीं पर जगह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दिख रहा कि नहीं आप लोग को क्लियर, हाँ इतना तो क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह मैनेज करके आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। आप लोग देखो यहाँ से 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा। और एंगल 2 और 3 जो दिया गया है ये तो आगे पीछे हो गया, किस तरह से, 1 मिनट रुकेंगे, देखते हैं हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से रहा होगा ये, तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के। और एंगल 2 यहाँ पर दिख रहा है, एंगल 3 यहाँ पर दिख रहा है। अगर जो इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ कितना हो जाएगा, बी, और बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। बस इतना ही करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक साथ लाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले बताना पड़ेगा कि संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जा रही है रेखा खंड है, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, शायद अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग को। मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लिया हूँ, ठीक है, जैसा कह रहा था वृत्त हो गया। वृत्त के बाह्य बिंदु ले लीजिए, एक बाह्य बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, जिसका नाम दे दे रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए, जैसे मान लिया मैंने पी है यहाँ पर, ठीक है। केंद्र यहाँ पर है, इसका नाम दे दो ओ। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींच लो ना पहले इसके। एक स्पर्श रेखा हो गई यहाँ से यहाँ,
और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई ये इधर। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये हो गया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। तो जहां पर ये स्पर्श बिंदु है, यहां से मिलाने वाला कोण यहां पर बना लो इसको। ठीक है, ये बन गया। हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर ये क्या संपूरक कोण है, यानी कि इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। नामकरण कर दो, यहाँ पर लिख दो ए और क्या लिख दो, यहाँ पर लिख दो बी। ठीक है, अब वही काम पुराना जो सिद्ध करना है लिख देते हैं एक बार। सिद्ध करना है एंगल AOB प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध हो सकता है, इसको चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इसको कर दे रहा हूँ इधर साइड में। लिखेंगे वही पुराना जो चला आ रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। लंब होता है। अगर जो लंब होगा तो यहाँ पर कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OA लंब होगा किस पे, AP पे, कॉमा OB लंब हो जाएगा किस पे, BP पे। ठीक है, या PB पे, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर जो लंब है तो इस तरह से लिखना ही पड़ेगा। अगर जो लंब है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं हम लोग, इसलिए अगर जो ये लंब है तो क्या हो जाएगा, एंगल जो दिया गया है OAP इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल कितना हो जाएगा जो दिया गया है, OBP इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है OAPB। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो लिखेंगे क्या, चतुर्भुज OAPB में, ठीक है, क्या हो जाएगा, चारों का योग कितना होता है 360। तो लिखेंगे OAP प्लस में AP और उसके अंदर कितना आ जाएगा B। कितना हो जाएगा, A से स्टार्ट करो, ये गलत हो रहा है, APB प्लस में कौन सा हो जाएगा, PBO प्लस में BOA इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। जैसे OAP का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री प्लस यहाँ पर APB, कहीं दिख रहा है APB, कहाँ है APB, शायद लाना होगा। यहाँ पर देखिए BPA होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैंने सही कर दिया है। BPA को हो चाहे APB हो, दोनों एक ही बात होगी। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा APB प्लस में PBO का वैल्यू कितना है, PBO का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लो, प्लस में BOA को बचा कर रखना है क्योंकि यहाँ पर लाना है BOP। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से 90 90 जोड़ेंगे 180, बाकी इसको चेंज करके लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल APB और प्लस में कितना हो जाएगा 180 और प्लस में कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल AOB बराबर 360 डिग्री।
180 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी बराबर एंगल, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो यही हमें लेकर आना चाहिए था। ठीक है, तो यही आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हटो 180 डिग्री। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में इसको सिद्ध करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या बनाना, हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो मैं वृत्त को भी बना दे रहा हूँ। देखिए मैंने डायग्राम बना लिया, इनका नामकरण कर देते हैं। बीच में केंद्र को हो जाएगा। यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है इसका नाम लिख दो ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। जहां जहां स्पर्श कर रहे हैं इनका भी नामकरण कर दो। ठीक है, जहां पर एक स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये चार क्या आ जाएंगे, इसके स्पर्श बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श में मिलेगा ही। यहाँ पर इसका नाम लिख दो पी क्यू आर, और यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग यस। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया गया है, दिया क्या गया है, ओ वृत्त वाला एक केंद्र है। ठीक है, और इसके परिगत जो खींचा गया है एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई ए बी बी सी सी डी और डी सी क्या है, इनकी भुजाएं हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के। तो इनको लिख सकते हैं, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो सिद्ध करना हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि ये समचतुर्भुज हैं, और समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध करना हमें ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज कब आएगा, जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो हम लोग कह देंगे कि ये हाँ समचतुर्भुज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जो ये समांतर चतुर्भुज हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखिए, चूंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसलिए क्या होंगी, इसकी भुजाएं आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के होगा। और क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, या फिर लिख सकते हैं बी सी बराबर किसके, ए डी के। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, अभी इन सबका यूज होने वाला है। अब देखिए, अगर जो इसको थोड़ा ध्यान से देख करके समझना चाहें हम लोग, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ये वृत्त का, ठीक है, एक बाहर वाला बिंदु है और इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है, ये बाहर वाला बिंदु है, यहाँ से क्या खींची जा रही है, स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए पी, ए पी इक्वल टू ए एस लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, कैसे लिखा गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया हमने, ए एस को क्या कर, ए पी को ए एस के बराबर कर दिया। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लीजिएगा, ए पी इक्वल टू ए एस। इसी प्रकार से बाहर बिंदु क्या है, बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी
इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू बी क्यों लिख सकते हैं, इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों पॉइंट हमने ले लिया, इसके बाद में सी वाला पॉइंट ले लो। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सी आर इक्वल टू कितना हो सकता है, सी क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है आराम से। इसको मान लो तीसरा समीकरण। और डी वाला अगर जो पॉइंट लेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू डी आर, एक मिनट यहाँ पर आर लिखिए इसको, डी आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं डी एस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो चौथा समीकरण। चारों समीकरण को जोड़ लो, समीकरण 1+2+3 और प्लस में कितना 4। ठीक है, ये चारों को अगर जोड़ते हैं तो किस तरह से मिलेगा, देखिए एल एच एस वाला एक साइड में जुड़ेगा, आर एच एस वाला एक साइड में जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ए पी प्लस में पी बी प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से सी आर, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर इक्वल टू, इधर कौन कौन जुड़ने वाला है, ए एस जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बी क्यू, बी क्यू के बाद में कितना सी क्यू, और सी क्यू के बाद में जुड़ने वाला है डी एस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जोड़ेंगे हम लोग। अगर जो फिगर में देखो तो ए पी और बी पी को जोड़ रहे हैं, ए पी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और बी पी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो इसको ए बी लिख सकते हैं ना हम लोग, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ से सी आर और डी आर को क्या लिख सकते हैं, सी आर और डी आर देख लीजिए, सी आर यहाँ से यहाँ तक है और डी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम लोग सी डी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे ए एस और डी एस को क्या लिख सकते हैं, ए एस और डी एस, इसको लिख सकते हैं ए डी। ठीक है, ए एस यहाँ पर दिख रहा है और डी एस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस, यहाँ तक ये बी क्यू और सी क्यू क्या हो सकता है, बी क्यू और सी क्यू मिल करके ये बी सी बना सकता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बी सी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा, इन दोनों चीज़ों का यूज करेंगे। ए बी की जगह पर हम लोग सी डी लिख सकते हैं, या सी डी की जगह पर ए बी, और बी सी की जगह पर ए डी लिख सकते हैं, या फिर ए डी की जगह पर बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी को हम लोग बचा कर रखेंगे, यहाँ पर ए बी जो दिया गया इसको ऐसे बचा कर रखो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी लिख सकते हैं ना, तो लिख लो यहाँ पर ए बी इक्वल टू, यहाँ से देखो कितना दिया गया ए डी। ठीक है, ए डी को चेंज कर लो। ठीक है, ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बी सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो बी सी, और प्लस में कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये पूरा नहीं लिखा गया, बी सी प्लस में कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग आगे का क्वेश्चन यहीं पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं ना, तो ए बी इक्वल टू बी सी लिख दीजिए। ठीक है, मैं इसको इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इतनी बात अगर जो समझ में आ गई है तो एक बार कहेंगे हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, ए बी किसके, बी सी के बराबर आ गया है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है चलो। अब अगर जो शुरुआत वाले में देखो, ए बी किसके, सी डी के बराबर है, और बी सी जो दिया गया ए डी के बराबर है, और ए बी किसके, बी सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मान लो कोई समीकरण, जैसे यहाँ पर मान लेना चाहिए था हमें शुरुआत में ही कोई समीकरण, इसको समीकरण मान लो पहला वाला। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मैथ वाला। ठीक है, ये रोमन अंक वाले हैं, बाकी इनको उस तरह से मान ले रहे, इसको मान ले रहे समीकरण 2 इस तरह से, और इसको मान लो 3। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 3 से क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यहीं पर लिख दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 2 3 से सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका नाम पहला वाला इस तरह से लिखेगा, और इसका नाम दूसरा इस तरह से रखिएगा। ठीक है, मैंने सही किया था, फिर से ये उसी तरह से हो गया। ठीक है, लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से आप, जैसे समीकरण ए से क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू
सी डी दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू सी डी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर जो ए बी की जगह पर हम लोग बी सी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं। ए बी क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर आ रहा तो इसके बगल में क्या बी सी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बी सी ए डी के बराबर है तो इसके बगल में क्या लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, इस तरह से। मतलब चारों इस तरह से बराबर आ जाएंगे। तो अगर जो चारों बराबर आ रहे हैं तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो दिया गया है चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज से क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज बन रहा। तो लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, हाँ समचतुर्भुज करना, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव लिख देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग पीछे वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। जैसे अगर जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो यहाँ से अगर जो सी से डी तक की बात की जाए तो ये स्पर्श रेखा है और सी से इसका नाम कुछ दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ई, ठीक है। और इसी प्रकार इसका भी नाम कुछ दे दो, इसका नाम दे दो एफ। तो सी डी सी एफ के बराबर होगा कितना, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से डी बी बी एफ के बराबर होगा और ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आगे का काम क्या है, ए ई और ए एफ बराबर होंगे, इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो इसको मान ले रहे हैं एक्स, और इसको भी कितना मान लेंगे हम लोग, एक्स। दोनों आपस में बराबर होंगे इस तरह से। इतना काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं भी हम लोग करेंगे, ठीक है। रचना में क्या करने वाले हैं देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे पहला काम क्या है, केंद्र जो दिया गया है यहाँ पर स्पर्श बिंदु, इसको मिला दीजिए आपस में। एक मिनट रुकिए, ये तो रेक्टेंगल है। यहाँ से क्या करिए, इनको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। और हम लोग जानते क्या कॉन्सेप्ट कि अगर जो केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जा रहे हैं तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और थोड़ी सी रचनाएं करनी होंगी, ठीक है। मैं इसको एक बार डार्क इस बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन से कलर से दिखा दूँ, इसको ग्रीन से। सी को क्या करो, ओ से मिला दो, बी को ओ से मिला दो, इसी प्रकार ए को क्या करो, ओ से मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। हेरोन के सूत्र में क्या होती है, जब विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम उस फार्मूले का यूज करते हैं। तो लिखेंगे क्या हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हेरोन के सूत्र से, हेरोन के, यहाँ ना केवल रखिएगा, एक मात्रा मत लगाइएगा, सूत्र से, ठीक है। हेरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल अगर जो निकालना है तो एरिया, ठीक है। एरिया को ए आर भी लिखते हैं हम लोग, तो एरिया लिख लेंगे ए आर, कितना हो जाएगा, ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में फार्मूला चलता है हम लोग का, एस, उसके बाद कितना होता है, यस माइनस ए, और कितना होता है, यस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। पूरा एक बार देख लीजिएगा क्लास, उसके बाद में नोट करिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, लेकिन से अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ए क्या है, बी क्या है, यस क्या है। तो जो लेंथ दी गई है भुजाओं को, इनको ए बी सी करके मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ए अगर जो हमने मानना है तो ए किसको मानेंगे, ए सी को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से x प्लस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या मान ले रहे हैं हम लोग, बी जो दिया गया इसको भी मान ले रहे हैं। बी कितना हो जाएगा, ए बी को मान ले रहे हैं। अगर जो हम लोग किसी भी को मानिएगा, दोनों कंडीशन में आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। और अगर जो सी मानना है, स्मॉल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 8, और 8 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू मिल चुकी। अभी यस निकालना जरूरी है, तो यस भी निकाल लेते हैं। यस का फार्मूला कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, सबकी वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी है देख लो एक बार, उसके बाद बताओ मुझे। ए यहाँ से मिलेगा x + 6, और बी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितना लिखा गया है, x + 8, और सी भी रखना हमें ना, सी की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 14, और इसके बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 क्यूब ही मैंने लिख दिया यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये लिखा गया। ठीक है, इसको हटा लो। ठीक है, अब इसके बाद में आगे क्या करना है, हमें इनको सॉल्व कर लेना। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 8 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2x प्लस में कितना हो जाएगा 28, और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 ही तो होगा, बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर जो यहाँ 2 लेकर कॉमन लेकर के हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x + 14 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको कर दिया है। यस की वैल्यू मिल चुकी है हमें बहुत अच्छे तरीके से, ए की, बी की, सी की, सबकी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे आगे के स्टेप में, इन सारी चीज़ों का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, अगर जो हो जाएगा तो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं जो बच रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, दिख रहा पूरा क्लियर, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया अगर जो निकालना चाहेंगे हम लोग, तो एरिया कौन सा ट्रेंगल है, ए बी सी। ठीक है, इक्वल टू फार्मूला जो यही है इसी में रखना है। ठीक है, तो रखते हुए चलते हैं और देखते हैं कितना आंसर मिलेगा हमको। एक मिनट रुक जाइए, मैं कलर इसका चेंज कर लूँ, क्योंकि बार बार ये यूज होने वाला। ठीक है, ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा इस तरह से। रखो सबकी वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x + 14, और इसके बाद में कितना आएगा, यस माइनस ए, यानी कि कितना हो जाएगा 14, x + 14 माइनस में करेंगे हम लोग, x + 14, और माइनस में कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू, ए कहाँ है देखो एक बार चेक करो, ए यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब इसमें माइनस से गुणा होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी कि माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये कौन सा मिल गया हमें, यस माइनस ए। इसी प्रकार यस माइनस बी भी निकालेंगे। ठीक है, तो जगह इधर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा, यस की जगह पर फिर से कितना आएगा, x + 14, और माइनस में कितना हो जाएगा, बी वाली वैल्यू कितनी है, -x, और कितना हो जाएगा -8, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, इसी वाली लाइन में रहेगा ये। ठीक है, अगली लाइन में मैं दिखा दूंगा इसको। इसके बाद में फिर से कितना आएगा, s - c, यानी कि कितना हो जाएगा x + 14, और c की वैल्यू कितनी है ये दिया गया है, यहीं कहीं पर देखेंगे आप लोग, c की वैल्यू 14 आई है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में ये 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इसको अंडर रूट में रखना, तो इसको भी मैं ऐसे अंडर रूट में रख दे रहा हूँ। ओके, आगे के स्टेप में क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो कैसे होगा देखते हैं हम लोग, एक ही लाइन में इस बार मैं लाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। जैसे x + 14 को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे रहने दो। इसके बाद में इसको सॉल्व कर लो, x से x क्या होगा, घटेगा, तो कट करके 0 हो जाएगा। दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी ये दोनों घटेंगे, तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये 8 से 14 होता तो कितना मिल जाएगा, 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x फिर से कटेगा, और घटाने पर इस बार कितना होगा, 6 मिल जाएगा, वो भी किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 हो गया। इसी प्रकार 14 से 14 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल मल्टीप्लाई में x बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइन अगर यहीं पर हो जाती है तो अच्छा रहता, लेकिन से नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक रहेगा ऐसे। अब आगे
इन सब का गुणा कर लो और वो हो जाएगा एरिया आपका। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं जल्दी से। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 14। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 छक 48। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको आप लोग यहीं पर रहने दीजिए। बाकी हम लोग अब जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व करके उनका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेना। ठीक है, ये क्योंकि इसी का एरिया यहाँ तक आया है। ठीक है, मन करेगा इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ दीजिएगा, हो सकेगा अभी जरूरत पड़ेगी आगे सॉल्व करने का, तो हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही बारीक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है, अब इतना काम हो गया है तो हम लोग चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इस डायग्राम को मैं कॉपी करके अगले पेज पर ले रहा हूँ, वहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चन। देखिए मैंने डायग्राम प्रॉपर यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे ट्रायंगल जो दिख रहे हैं इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया कितना सी ओ ए। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। इसी प्रकार से कौन सा सी ओ बी, एक छोटा सा ट्रायंगल ए ओ बी, इस तरह से छोटा सा ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल को मिलाएंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो ट्रायंगल दिए गए इनको सॉल्व करके इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले ए ओ बी का एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ, ए ओ बी। ठीक है, इसमें कौन सा हम लोग फार्मूला लगाएंगे, समकोण त्रिभुज वाला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 आधार और गुणे कितना हो जाएगा ऊंचाई। नाम पूरा पूरा आप लोग लिखिएगा, इनसे मैं टाइम बचाने के लिए इसका नाम थोड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रखेंगे, गुणे आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लिख दे रहे हैं ए बी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, जो ओ से एफ तक दिया गया है, तो कितना हो जाएगा ओ एफ। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है मैं मानता हूँ, लेकिन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है। ये आएगा तो कम से कम 6 नंबर में आएगा और बहुत ही आसान है। ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x + 8, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ओ एफ की जो लेंथ दी गई है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या आई थिंक दिया गया था क्वेश्चन में ही कितना है। देखिए लिखा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो दी गई है, ओ से एफ तक का, ओ से ई तक का, ओ से डी तक का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख लो 4 सेंटीमीटर, बाकी 2 से इसको काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एरिया जो आएगा x + 8 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब इसके आगे इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ए ओ सी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी निकाल ले रहा हूँ, एरिया ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, आप लोग पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, मन करेगा शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2 आधार, इस बार कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी ओ ई, ओ ई। ठीक है, वैल्यू सबका रख लो तो कितना हो जाएगा 1/2। ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी x + 6, और ओ ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ ई जो दिया गया है इसका लेंथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, फिर से होगा, फिर से इन दोनों को काट लोगे 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x + 6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, एरिया ए ओ सी। ठीक है, ये बराबर इसके हो गया। 2 चीजें हो गई हैं, अब छोटा वाला बच रहा है। ठीक है, कौन सा बच रहा है, एक बच रहा होगा ए ओ बी हो गया, ए ओ सी हो गया, नीचे वाला बच रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं निकाल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं साइड करके। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिलहाल परेशान नहीं होंगे आप लोग, आंसर बहुत ही मजेदार तरीके से आएगा। ठीक है, नीचे वाले का भी निकाल लेते हैं हम लोग, इसको व्हाइट में कर दे रहा हूँ। ट्रायंगल इस बार कौन सा निकाल ले रहे हैं, ए नहीं है ये, एरिया कौन सा, सी ओ डी, सी ओ बी या फिर बी ओ सी लिख सकते हो, एरिया ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ सी। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इस बार बी सी, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसका ओ डी हो जाएगा।
मल्टीप्लाई लगाओ, कितना हो जाएगा 1/2। BC की लेंथ कितनी है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 6 8 14 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में OD की लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 2 से काटो इसको तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो बचेगा कितना, ये 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं एरिया जो आया है ट्रायंगल BOC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सब सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी समीकरण मान लेना, इसको मान लेना दूसरा। ठीक है, ताकि भूल लेना पाए, इसको मान लेना तीसरा। ठीक है, ये कौन सा 28 आया है, तो इसको चौथा मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि जगह थोड़ा सा बच जाए और आगे का काम इधर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड में कर ले रहा हूँ इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो त्रिभुज था AOB, ठीक है, इसका क्षेत्रफल यहाँ निकाल करके रख दिया है। इसी प्रकार से जो दिया गया था AOC, इसका क्षेत्रफल इधर आ गया है। ठीक है, और जो बच रहा है BOC, ठीक है, इसका क्षेत्रफल यहाँ नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि तीनों को ऐड करने के बाद में बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग एरिया, दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से नया स्टार्ट हुआ। एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ABC कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज निकाले इनको जोड़ करके बराबर कर देंगे। कितना हो जाएगा एरिया AOB प्लस कितना हो जाएगा एरिया AOB हो गया। इसके बाद में AOC निकाल लो, AOC प्लस कौन सा हो जाएगा, एक और बच रहा है एरिया BOC। ठीक है, ये तीनों हो गए। ठीक है, ट्रायंगल का साइन बना दीजिएगा आप लोग, यहाँ छूट रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर भी। जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, अभी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू रख दो, उसके बाद में आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर अभी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन से फिर भी है तो करना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना इधर निकल कर आया था, अंडर रूट में आया था x + 14 48x। तो इसको मैं रख दे रहा हूँ, अंडर रूट में है x + 14 और ब्रैकेट क्लोज करके रखना हमें 48x। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चलेगा, इधर जो सब वैल्यू आई हैं अंडर रूट में नहीं है तो अंडर रूट में नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले AOB निकाल कर बताओ, AOB यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है, कितना है, ये है x + 8 और मल्टीप्लाई 2 से है, तो 2 से मल्टीप्लाई अभी कर लो या तो इसी के नीचे कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करके रख दे रहा हूँ इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 2x + 16। इसी प्रकार से AOB वाला देख लो कहाँ है, AOC है ना ये, तो AOC वाला यहाँ पर मिल रहा है AOC। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा होगा 2x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका कितना आया है, ये तो डायरेक्ट 28 ही आया था, तो यहाँ पर 28 इसको भी रख लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जल्दी से सॉल्व कर लो, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे रहने वाला है अंडर रूट में x + 14 और 48x। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो अभी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 2 4x हो जाएगा ये, और यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 2 30 10 40 और 10 50 6 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ये। ठीक है, 48 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते थे अगर जो कटता 4 से, तो ठीक है, तो अगर जो निकले तो निकाल लो एक बार के लिए। एक छोटा सा काम करो, यहाँ से 48 जो दिख रहा है ये वाला, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो तो कितना होता है 16 3 48 होता है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका पेयर बन रहा तो 4 को बाहर निकाल करके रख सकते हैं। तो इस लाइन को मैं मिटा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बस आसान हो जाए थोड़ा सा, बस इसलिए। कितना हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा अंडर रूट के
और अंदर कितना हो जाएगा, x प्लस 14 वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। और 16 3 48 होता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, यहीं पर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा, चलो बढ़िया है। अब यहाँ से देखो, अगर जो 4 यहाँ से कॉमन किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमन होने के बाद में x प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 चौका 16, 14 चौका कितना होता है 56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना लिखा गया 4 अंडर रूट में x प्लस 14, और कितना लिखा गया है, ब्रैकेट के बाद में लिखा गया 3x। इस 4 को क्या करो, इस 4 से काट दो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, ऊपर वाली लाइन बाद में एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से 4 से 4 मैंने काट दिया तो ये सारी चीजें बची हैं। अब इनको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। होगा क्या यहाँ पर, देखिए ये बच रहा है अंडर रूट में x प्लस 14 और मल्टीप्लाई में कितना 3x इक्वल टू, यहाँ से बच रहा कितना x प्लस 14, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे अंडर रूट हटेगा लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा कितना ये x प्लस 14 और मल्टीप्लाई में कितना 3x, तो ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर तोड़ो, उसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि पूरा दिखे आपको। देखो यहाँ से स्क्वायर तोड़ सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उससे भी आसान कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कहाँ से, x प्लस जो 14 लिखा गया है, बहुत ही आसान बन गया, समझ लो एक प्रकार से 14, और यहाँ कितना लिखा गया 3x। अगर जो किसी संख्या का स्क्वायर लिखा गया है तो इसको क्या x प्लस 14 एक बार और x प्लस 14 एक बार लिख सकते हैं ना, दो बार स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इन दोनों को आपस में कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। इसके नीचे आएगा भाग में तब भी काट देगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा। x को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो आंसर लाना हमें मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो देखो हमें निकालना था ए बी की लेंथ, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7 में क्या करो 6 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 आ जाएगा। एक आंसर तो ये हो जाएगा। इसके बाद में अरे 8 था ये, ए बी वाले में कितना 8 है, तो 8 कर लो, नहीं तो इसको चेंज कर दो, ए सी ही कर दो। ए सी की लेंथ हो जाएगी, ए बी की लेंथ फिर कितनी आएगी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये दो आंसर आएंगे इस तरह से। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन से मैंने स्टेप बाय स्टेप कोई भी शॉर्ट नहीं किया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में आएगा, और आएगा तो कम से कम 6 नंबर देकर जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच रहा है शायद, उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एक या दो होगा जो कुछ भी है। ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं पर संपूरक कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सिद्ध क्या करना, हमें कोई वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाना। तो वृत्त हो ये हो गया, और इसके परिगत मतलब इसके बाहर क्या बनाना है, चतुर्भुज, ठीक है। तो बनाते हैं, देखते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है बनाने में, आप लोग भी बना लीजिएगा इसी तरह से, और बना करके ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसका नाम लिख दो सबका, जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एस, ठीक है। ये हमने नाम दे दिए इनके। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इनके आमने सामने जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित कर रहे हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे हम लोग इसको मिला दें थोड़ा सा, एक मिनट रुकेंगे आप लोग।
हाँ चलो ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। इसके आमने सामने की भुजाएं, एक तो हो जाएगा AD और BC हो जाएगा, और AB और CD, ये आमने सामने की भुजाएं हैं। ठीक है, अगर जो इनको यहाँ से हम लोग मिलाएं और इसको यहाँ से मिला दें, एक बार फिर से इसको यहाँ से मिला लो और इसको यहाँ से मिला लो, तो आमने सामने की भुजाएं ये दोनों हैं, ये केंद्र पर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, संपूरक कोणांकित करता है। संपूरक मतलब क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग जो आना चाहिए कितना, 180 डिग्री आना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा। जो स्पर्श बिंदु है इसको क्या करो, केंद्र से मिला लो, जितने भी स्पर्श बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, डायग्राम आप लोग साफ सुथरा बनाइएगा, इसमें ज़्यादा आप लोग को, ठीक है, ये बन गया है। मैंने क्या किया है, जितने भी स्पर्श बिंदु थे उनको केंद्र O से मिला लिया है। अब कोई दो त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर लो और उसको दिखा दो कि इनके दो कोण बराबर हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कौन सा पहला कोण यहाँ पर बन रहा है, 1 है, इसका नाम दे दे रहे हैं 2, इसका नाम दे दे रहे हैं 3, इसको कितना बोल दे रहे हैं हम लोग, 4 बोल दे रहे हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पर कितना है, ये है 6। ठीक है, इसका नाम दे दो 7, और ये कितना है, 8 है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से DRO, और एक ले लीजिए DSO। ठीक है, इनको क्या दिखा दीजिए, सर्वांगसम दिखा दीजिए। और जैसे ही सर्वांगसम दिखाएंगे, इनको क्या है, कोण A को क्या कर सकते हैं, कोण 8 के बराबर कर सकते हैं। इसी प्रकार इन सबको आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ साइड थोड़ा सा, और सारी चीजें कर ले रहे हैं हम लोग। लिखेंगे क्या, त्रिभुज कोई भी ले लीजिएगा, DRO और कौन सा ले रहे हैं, DSO, त्रिभुज DSO में। अगर जो हमें सर्वांगसम दिखाना है तो छठे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वांगसम कैसे दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर OS जो दिया गया है ये OR के बराबर है, या फिर कह सकते हैं RO इक्वल टू कितना हो जाएगा, RO। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, RD बराबर, यहाँ पर यस करिएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, DS बराबर कितना कर लीजिएगा, DR बराबर करिए, DR इक्वल टू किसके हो जाएगा, DS के हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ DS। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये लिख लीजिएगा परिमेय, या फिर लिख दीजिएगा परिमेय से। ठीक है, लेकिन से एग्जाम में अगर जो लिखना होगा तो पूरा लिख लीजिएगा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैं ये ना लिख करके क्या लिख दे रहा हूँ, परिमेय से, पूरा आप लोग लिखेगा। दूसरा ये हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, OD क्या है, उभयनिष्ठ, या फिर लिख सकते हैं DO इक्वल टू कितना हो जाएगा, DO। ठीक है, ये कैसे हुए हैं, ये हुए हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया ना। अब उभयनिष्ठ हो गया, ये तीन चीजें मिल गई हमें, तीन कंडीशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज DRO सर्वांगसम त्रिभुज DSO। ठीक है, कैसे हुआ है, ये हुआ है यस 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 से। ठीक है, तीनों साइड हमने आपस में बराबर कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब CPCT से क्या लिख सकते हैं, CPCT से क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल दिया गया है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 8 के हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो पहला समीकरण आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो हमने सर्वांगसम दिखाया तो कुछ ना कुछ इसका उपयोग जरूर करेंगे। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, ROC और कौन सा, COQ। ठीक है, ये दोनों लेकर के क्या करेंगे, इनको भी सर्वांगसम दिखाएंगे, तो 2 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको दिखाने के बजाय हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 2 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 के। इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। एंगल कितना दिया गया, 4 5 के बराबर कर लो, एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लो कौन सा, तीसरा समीकरण। और
कोई बच रहा हो तो उसको भी लिख लो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहीं पर। 1 मिनट रुक जाओ, इसको भी नीचे ले जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर जगह था तो यहाँ पर ये ऐसे सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो। जाने दो, यहीं रहने दो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और कौन बच रहा है? एंगल 6 7 के बराबर कर दो। एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। इसको कौन सा मान लो? चौथा समीकरण मान लो। ये 4 समीकरण हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, पहला वाला क्या करिएगा आप लोग दिखा दीजिएगा, सर्वांक्षम से आया है। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनको भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाना होगा तो सिद्ध मत करने लगेगा कि चारों अलग अलग से सिद्ध करें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, बस मन करेगा तो लिख दीजिएगा त्रिभुज ये और ये में ये बराबर आया है, इसमें ये बराबर आया है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन से कोई मतलब भी वो नहीं होगा आप लोग के लिए। आगे के स्टेप में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या करिए, चारों समीकरण को आपस में जोड़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे? जोड़िए मत, इसको ऐसे रहने दीजिए। हम लोग जानते क्या है कि अगर जो केंद्र, ठीक है, ये है और इसके चारों परता क्या है, कोण है, तो इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ के 360 के बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 8 तक कैसे जोड़ते जाइए, 5 6 7 और कितना 8 बराबर में कितना हो जाएगा 360। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 मारने से ये फायदा हो गया कि इतने ही जगह में आ गया। अगर जो हमें लिखना होता DOR, उसके बाद में कितना लिखते हैं ROC, तो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, छोटा करने के लिए इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब एंगल हमें क्या क्या लाना है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें लाना है एंगल 1 और 2 मिला करके क्या आ जाएगा, DOC आ जाएगा। शुरुआत में मुझे लिखना चाहिए था कि ये इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है। क्या लाना है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, जो कि लिख देना चाहिए था शुरुआत में ही। इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग सिद्ध जो करना है। हालांकि क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन से फिर भी आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा, सिद्ध करना है। कौन सा? एक तो ये कोण है, ठीक है, जो व्यास पे बन रहा है, आमने सामने ये है, तो लिखेंगे क्या, एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा DOC इक्वल टू 180 लाना है। ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, तो टारगेट के अकॉर्डिंग एक जो दिया गया है 2, ठीक है, इनको बचा कर रखना है। तो 1 और 2 को तो हम लोग वैसे ही रखेंगे। ठीक है, 3 की जरूरत नहीं होगी, 5 और 6 को बचा कर रखना। तो 5 और 6 यहाँ पर दिए गए, इन दोनों को बचा कर रखना। बाकी इन सबको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर, इस वाले समीकरण से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 को ऐसे ही रहने दो प्लस एंगल 2 को ऐसे रहने दो। एंगल 3 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो रख दो 2। 4 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रख देंगे हम लोग क्या, 5। 5 और 6 को बचा कर रखना, 5 को ऐसे रहने दो और ये वाला जो 6 दिया गया है इसको भी ऐसे रहने दो। 7 8 को चेंज कर लो। 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो 6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 360। अब सबको आपस में ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब एंगल 1 यहाँ पर दिया गया है, एंगल 1 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, एंगल 1 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे। और 5 भी इसी प्रकार से हो जाएगा, एंगल 5 2 बार लिखा जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 बार कितना हो जाएगा, एंगल 6 भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 360। यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन कर लो सब में। ठीक है, तो 2 जब कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस में कितना हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू कितना, 360। आगे के स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 2 को इधर भेजेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा और
एंगल 1 और 2 को जोड़कर लिखना चाहें, एंगल 1 यहाँ पर दिख रहा है और 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो कितना DOC लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा एंगल DOC हो जाएगा। प्लस में 5 और 6 को जोड़कर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा AOB हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा। और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 360/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 2 से डिवाइड कर लो, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस लगाओ इसको, 180 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो ये थे आपके चैप्टर जो आपको कंप्लीट करने थे। लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से लंबे थे, लेकिन से मैंने इनको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हालांकि अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, लेकिन से जब आप लोग कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में, नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिएगा और बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग बताइएगा कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या फिर कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे तो उसके बारे में भी मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो भी लेकर आऊँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।